वायरल वीडियो मामले पर कार्रवाई में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार और पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई, पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसके अलावा कोर्ट ने सरकार से मुआवजे पर भी सवाल पूछे। अब अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी और डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम, क्या क्या हुआ आज? देखिए, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में मणिपुर मामले की सुनवाई हुई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि आप बताइए अभी तक कितनी एफआईआर दर्ज की गई, कितने मामलों में कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई, अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इस पर दखल देंगे। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार ने बताया कि इस मामले में गिरफ्तारियां की जा चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच को लेकर के काफी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में काफी ज्यादा लापरवाही बरती गई है। खासतौर पर जो मणिपुर की पुलिस है उसने उस पूरे मामले में कोई भी खास कदम नहीं लिए हैं। इस मामले में 6500 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं, लेकिन इस मामले में सिर्फ 7 गिरफ्तारियां हुई हैं और अभी भी ये भी नहीं बताया गया कि किस तरह से कौन कौन से सेक्शन में कार्रवाई की गई है। सब एफआईआर को अलग अलग नहीं किया गया। तो सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से टाइम मांगा। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम सोमवार तक जवाब देंगे, हम इन केसेस को सूचीबद्ध करेंगे और आपके सामने सोचेंगे, आपके सामने इसको पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या हाईकोर्ट के अंदर एक कमेटी बनाई जा सकती है जो कि विक्टिम्स को मुआवजा देने के ऊपर विचार करे। सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही नहीं, जो मणिपुर के डीजी हैं उनको भी सम्मन किया, उनको कहा है कि आपकी जांच में पूरी तरह से लापरवाही बरती गई है। 7 अगस्त को इस पूरे मामले की सुनवाई दोबारा होगी, तब सरकार को भी जवाब देना होगा और मणिपुर के डीजी को भी सुप्रीम कोर्ट के सामने उपस्थित होना होगा। तब सुप्रीम कोर्ट आगे इसमें किसी तरह का आदेश पारित करेगा। शुक्रिया असीम। इधर हरियाणा के नूह में कल 2 गुटों के बीच हिंसा के बाद नूह और उसके आसपास के जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। हालात को काबू करने के लिए अर्धसैनिक बलों की करीब 20 कंपनियां तैनात की गई हैं। सोहना में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। प्रशासन हर हालात पर नजर बनाए हुए खासतौर से सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जा रही है और उपद्रवियों की तलाश के लिए लोकल इंटेलिजेंस की मदद भी ली जा रही है। हिंसा वाले इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की पहचान की जा रही है। इस वक्त पूरे हरियाणा में पुलिस फोर्स अलर्ट पर है। वहीं सरकार और सिविल सोसाइटी की ओर से की गई कोशिशों के बाद नूह में हालात सामान्य हो रहे हैं। आसपास के इलाकों में भी हालात सामान्य हैं। फिर भी किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट पर है और सिविल सोसाइटी के लोग आज भी बैठक कर रहे हैं। कल नूह में 2 पक्षों में विवाद के बाद हिंसा हुई थी। इस दौरान पथराव किया गया और कई गाड़ियों में आग भी लगा दी गई थी। पुलिस टीम पर भी हमले किए गए। हिंसा में 5 लोगों की मौत की खबर है। नूह में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। नूह में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहाँ मूव कर दी गई है। कल जैसे ही हिंसा की खबर आई थी, पहले जो नूह के साथ लगते ज़िले हैं फरीदाबाद, पलवल, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी से हमने फोर्सेस वहाँ पे मूव कर दी थी। हमारे डीजीपी पीके अग्रवाल खुद मौके पर पहुँच चुके हैं और स्थिति को उन्होंने नियंत्रण में ले रखा है। और अब गुरुग्राम से हमारे संवाददाता धर्मवीर शर्मा हमसे जुड़ रहे हैं सीधा। धर्मवीर, बताइए अभी क्या हालात है और क्या वहाँ पर कंपनियाँ किस तरीके का स्टेप ले रही हैं अपने लोगों के लिए और प्रशासन क्या कर रहा है? बिल्कुल, देखिए कल जिस तरह से ये घटना हुई थी उसके बाद से ही लगातार जो पुलिस फोर्स है उसको बढ़ाया गया है। मेवात में नूह में अब पैरामिलिट्री फोर्स जो है उसकी भी करीब 19 कंपनियां जो है पहुंच चुकी हैं। कल देर रात को ही कंपनियां आ गई थी, उसके बाद कुछ कंपनियां आज सुबह आई हैं और उसके बाद हालात जो है वो काबू में हैं। कई मीटिंग जो है वो वहाँ पर जो पीस वार्ता जो है वो की गई है। दोनों समुदाय के लोगों को बैठा करके 2 बार बातचीत की है जिला प्रशासन ने और उनसे ये अनुरोध भी किया है कि किसी भी तरह का कोई आपसी विवाद ना रखें, बल्कि दोनों समुदाय मिलकर के इस स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखें। इसके अलावा इंटरनेट की जो सेवाएं हैं वो नूह के इलाके में बंद हैं। गुरुग्राम जिले की अगर मैं बात करूँ तो गुरुग्राम जिले में सोहना का जो इलाका है और मानेसर का जो इलाका है वहाँ पर इंटरनेट की सेवाएं बंद हैं, लेकिन गुरुग्राम शहर की इंटरनेट की सेवाएं चल रही हैं। कल एक जिला ने एक आदेश पारित किया था कि 1 अगस्त को शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे, लेकिन वहाँ पर भी अपडेट है कि कल शिक्षण संस्थान
खोल दिए जाएंगे। गुरुग्राम जिले के, मेवात जिले के अभी बंद रहेंगे, लेकिन गुरुग्राम जिले के जो शिक्षण संस्थान है उनको खोल दिया जाएगा। गुरुग्राम में सिर्फ और सिर्फ सोहना का जो इलाका है वहाँ पर थोड़ी सी छूट की घटनाएं जरूर हुई हैं। इसके अलावा स्थिति सामान्य बनी हुई है। फिलहाल जो जिला प्रशासन है उसकी नज़र सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर है कि कोई भी फेक न्यूज़ ना फैलाए। अगर कोई फेक धर्मवीर, आपकी आवाज़ में ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, तो चूंकि बिल्कुल गुरुग्राम से लगा हुआ ये इलाका है, तो गुरुग्राम जो है वो आर्थिक रूप से भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटर है। इस लिहाज से भी इन तमाम चीज़ों को देखना होगा, क्योंकि उद्योग भी इससे, उसके आसपास जो उद्योग है वो भी प्रभावित होंगे। इसके अलावा गुरुग्राम में कई कंपनियों के ऑफिसेस हैं, वहाँ लोग किस तरीके से आएंगे जाएंगे, काम करेंगे, इन तमाम चीज़ों पर पूरे देश की नज़र है। और जिस तरीके से हालात कल बने थे और उसके बाद से जो तनाव का माहौल है उसको लेकर पूरे देश में लोगों के मन में एक चिंता है। गुरुग्राम में देश भर के लोग रहते हैं, काम करते हैं। उस लिहाज से हम इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मवीर, ये बताइए कि जो गुरुग्राम में लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, उनके लिए स्थिति कैसी है और क्या कंपनीज कुछ वर्क फ्रॉम होम जैसे ऑप्शंस दे रही हैं अपने एम्प्लॉयज़ को? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है कि वर्क फ्रॉम होम करवाया जाए, लेकिन कुछ कंपनियां अपने स्तर के ऊपर ये फैसला ले सकती हैं चाहें तो। लेकिन गुरुग्राम के हालात जो हैं वो सामान्य हैं। आज छुटपुट की 1-2 घटनाएं जरूर बादशाहपुर इलाके में हुई हैं, इसके अलावा स्थिति नियंत्रण में है और इसीलिए कल सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने का फैसला भी जिला प्रशासन ने लिया है। और ये कहा भी है कि किसी भी तरह की जो स्थिति है उसको निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। गुरुग्राम में फोर्स जो है अतिरिक्त फोर्स बुलाई गई है 7 जिलों से, और इसके अलावा एक अर्धसैनिक बल की जो स्थिति है उसकी भी मांग की गई है। लेकिन गुरुग्राम की स्थिति सामान्य है, क्योंकि गुरुग्राम एक तरह से राजधानी से लगा हुआ इलाका है, एक प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, विश्व में पहचान है, बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस यहाँ पर है। इसीलिए खास नज़र भी है सरकार की किसी भी तरह की अनहोनी गुरुग्राम में कम से कम ना हो। इसीलिए चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया है, मॉल्स के बाहर पुलिस को तैनात किया गया है और साथ में हिदायत दी गई है कि किसी भी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका धर्मवीर हमसे जुड़ने के लिए और अपडेट देने के लिए। तो गुरुग्राम में स्थिति जो है बिल्कुल सामान्य है और वहाँ ज़िंदगी वापस आप कह सकते हैं कि कल से बिल्कुल और भी सामान्य हो जाएगी। बढ़ते आगे, संसद के दोनों सदनों में मणिपुर का मामला आज फिर से गूंजा और हंगामा भी हुआ। हालांकि हंगामे के बीच लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली अध्यादेश को लेकर जो बिल था उसे पेश कर दिया। अमित शाह ने कहा कि संसद को दिल्ली पर कानून बनाने का अधिकार है। हमारे संविधान ने इस सदन को संपूर्ण सत्ता दी है कि दिल्ली राज्य के लिए किसी भी कानून को लेकर आने की। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संसद दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अतः ये सारे जो ऑब्जेक्शन लिए गए हैं वो राजनीतिक है, इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। संसद के नियमों के आधार पर भी इसका कोई आधार नहीं बनता है, इसीलिए इस बिल को संसद के सामने पेश करने की अनुमति दी जाए। और संसद में आज क्या क्या हुआ जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, बताइए कि हंगामा भी चल रहा है और काम भी चल रहा है, आखिर हो क्या रहा है संसद में? देखिए, दरअसल अभी आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को बोलते हुए, और साथ में जिस हंगामे की आवाज़ आ रही थी वो हंगामा अब लगता है कि संसद में एक रूटीन सा हो गया है। आज दिन भर मैं संसद भवन में था, तो जो संसद भवन में सदन स्थगित होने के बाद बार बार स्थगित हुआ, जो सांसद निकल रहे थे वो अब इस जानने में बहुत कौतूहल नहीं थे कि हम हंगामा कर रहे हैं, हंगामे की वजह से कोई काज बाधित हो रहा है। अब सबके सवाल यही थे कि आखिर हंगामा कब तक चलेगा, और हंगामा चलेगा कब तक, ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रधानमंत्री कब सदन में बोलेंगे। तो आज 2 महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुआ। पहला कि अविश्वास प्रस्ताव जिसको स्वीकार कर लिया गया था वो जो है उसकी तारीख तय हुई कि 8 तारीख से यानी अगले हफ्ते से अविश्वास प्रस्ताव पर बहस होगी, और उस बहस के बाद 10 तारीख के आसपास प्रधानमंत्री बोलेंगे। तो एक बड़ा जो सवाल था उसका जवाब मिला है।
दूसरा ये कि जब तक प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे क्या तब तक सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। इस सवाल का जवाब ना में होने लगा है, क्योंकि इस बीच सरकार ने दिल्ली अध्यादेश बिल आज लोकसभा में पेश कर दिया है। हो सकता है कल उस पर बहस हो, तो जब बहस हो तो विपक्षी पार्टियां वॉकआउट नहीं करेंगी, उस वक्त रहेंगी। तो जब आप प्रधानमंत्री के भाषण की मांग कर रहे थे सदन को सुचारू तरीके से चलाने के लिए, तो कैसे बीच में आप सदन की कार्रवाई चलाने दे रहे हैं? ये एक सवाल उठेगा जो आज अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार करने के दौरान ओवैसी ने ये सवाल उठाया भी। और खास बात ये रहा कि इस हंगामे के बीच 3-4 महत्वपूर्ण बिल पारित हो गए। लोकसभा से 3 बिल पारित हुआ, राज्यसभा से भी 3 बिल पारित हुए। इसमें से एक महत्वपूर्ण बिल था मीडिएशन का बिल, यानी कोर्ट से पहले ही मध्यस्थता के जरिए विवादों को सुलझाया जाए, इसको कानूनी दर्जा दिया जाए मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने को। ये बिल पास हो गया है राज्यसभा से। साथ ही साथ लिथियम समेत 6 माइनिंग के कमर्शियल माइनिंग का रास्ता साफ हो, इसके लिए MMDR एक्ट में बदलाव का कोई मंजूरी कैबिनेट ने दे दी है। इस तरह से करीब 6 बिल दोनों सदनों में पारित हो गए हैं। अब सबकी निगाहें कल रही, कल किस तरह का माहौल रहता है। लेकिन जब तक कि अविश्वास प्रस्ताव नहीं पारित होता या फिर जब तक उस पर बहस पूरी नहीं होती है, तब तक हंगामे का माहौल जारी रहेगा। और अगर दिल्ली अध्यादेश बिल कल पारित होता है तो वहाँ पे कौन सरकार के साथ है, कौन विपक्ष के साथ है, ये भी काफ़ी हद तक साफ हो जाएगा। इसलिए माना जा रहा है कि ये दोनों पक्षों के लिए अपनी ताकत दिखाने का एक मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण जी। बढ़ते आगे, हीरो मोटो के चेयरमैन पवन मुंजाल के घर ईडी ने छापेमारी की है। वित्तीय गड़बड़ी के मामले में ईडी ने पवन मुंजाल के घर रेड मारी है। वहीं ईडी की छापेमारी पर हीरो मोटोकॉर्प ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि दिल्ली और गुरुग्राम के ऑफिस में छानबीन की गई है। डिटेल समझते हैं असीम मनचंदा से। बताएं असीम। देखिए, साल 2018 में कस्टम अधिकारियों ने एयरपोर्ट से अमित बाली नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। इसके पास भारी मात्रा में फॉरेन करेंसी मिली थी। बाद में जब इस पूरे मामले की जांच हुई तो इस फॉरेन करेंसी के तार जो हीरो मोटोकॉर्प के चेयरमैन हैं पवन मुंजाल, उनसे जुड़े हुए पाए गए। ये करेंसी उनकी थी। तो बाद में जो रेवेन्यू अधिकारी हैं, DRI के अधिकारी, उन्होंने उसके ऊपर केस दर्ज करके अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। और उस केस के बाद अब जो ईडी है उसने भी उस केस को संज्ञान लेते हुए अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज ईडी के अधिकारियों ने जो पवन का मुंजाल है उनके घर के ऊपर और जो हीरो मोटर्स है उसके ऑफिस के अंदर छापेमारी की, वहां पर जांच पड़ताल की। कंपनी ने इस बात की पुष्टि भी की कि उनके यहाँ पर छापेमारी हुई है और कंपनी जांच के अंदर सहयोग कर रही है। ईडी फिलहाल अभी इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। जब ईडी की जांच खत्म होगी तो ईडी इसको लेकर के कोई स्टेटमेंट जारी करेगी। लेकिन ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज करके इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। शुक्रिया असीम। इधर ठाणे के समृद्धि एक्सप्रेस हाईवे पर सोमवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। शाहपुर के पास पुल निर्माण के दौरान गर्डर लॉन्चिंग मशीन गिरने से 20 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसा हाईवे पर रात करीब 1:30 बजे हुआ। पुल बनाते समय मशीन 200 फीट ऊंचाई से नीचे गिर गई। इसके चलते कई मजदूर मलबे में दब गए। NDRF की टीम फटाफट मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन किया। घटना पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शोक जताया है। मृतकों के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पुणे में लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड दिया गया। इस समारोह में प्रधानमंत्री के साथ NCP अध्यक्ष शरद पवार भी मौजूद थे। करीब 8 साल के बाद ये दोनों मंच साझा कर रहे थे तो पवार और मोदी ने एक दूसरे का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री को ये अवार्ड कुशल नेतृत्व और नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए दिया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता आंदोलन में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के योगदान को याद किया और कहा कि उन्हें पत्रकारिता की ताकत पता थी, इसलिए उन्होंने मराठा और केसरी का प्रकाशन शुरू किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिलक ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की अहमियत को समझा और उन्होंने वीर सावरकर की प्रतिभा को भी पहचाना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करके क्या सिग्नल दे रहे हैं शरद पवार? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब बात करते हैं बाजार की। आज फिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन उतार चढ़ाव के बीच बाजार फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 68 अंक गिरकर 66,459 पर बंद हुआ। निफ्टी 20 अंक गिरकर 19,734 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा खरीदारी IT मेटल शेयरों में रही, वहीं FMCG एनर्जी शेयरों में बिकवाली देखने को मिली।
लंबी अवधि के लिए बाजार का ट्रेंड पॉजिटिव है, ऐसा कहना है फर्स्ट ग्लोबल की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर देवीना मेहरा का। उन्होंने आगे कहा कि निवेशक कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। अभी भी ये हो सकता है कि ऑफ कोर्स एक ही बार में मार्केट ऊपर नहीं जाता, तो बीच में कहीं थोड़ी करेक्शन आए, वो अलग बात है। पर अभी भी जो मीडियम या लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव लग रहा है। अभी ऐसा नहीं लगता कि अभी कोई खतरे की बात है, अभी तो रास्ता तय करना है। तो जो सेक्टर हम लोग को सबसे ज्यादा समय से पसंद था, अब तो 2 साल होने को आए अक्टूबर 2021 से, वो कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी, जिसके बारे में अभी पिछले कुछ महीनों से लोगों ने बात शुरू की है, पर हमारे लिए वो सेक्टर बहुत बड़ा विनर रहा है। उसके अलावा जो अगर हम लोग जनवरी से देखें तो हमारे सिस्टम्स ने जो चीज ऐड करने को कही और हमने ऐड की है वो है ऑटो कंपोनेंट्स में, फार्मा में, तो एक कंस्ट्रक्शन स्टॉक भी। इस बार की जो तिमाही का हमारा रीबैलेंस रहा है, उसमें एक चीज बहुत समय के बाद मैं देख रही हूँ कि एफएमसीजी के नाम आने लगे। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। विदेशों से ऑपरेट होने वाली ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी की जा रही है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। बुधवार को होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में यह फैसला हो सकता है। बाकी खबर लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताया आलोक, क्या संकेत है विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए? देखिए, इस बार जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है, इसमें पूरा फोकस विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर रहेगा। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां हैं, उनके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया जा सकता है। इसके अलावा टैक्स और दूसरे कंप्लायंस को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें देश में एक एजेंट या फिर कंप्लायंस ऑफिसर नियुक्त करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर कोई भी विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां इन नियम और कानून को नहीं मानती हैं, उनका उल्लंघन करती हैं, तो उनको यहां देश में आईटी एक्ट के तहत पाबंदी लगाई जा सकती है। दरअसल पूरा जो फोकस होगा वो ऑफशोर गेमिंग कंपनियां जो कि विदेशों में बैठकर देश में ऑपरेट कर रही हैं और यहां से एक अच्छा खासा अमाउंट एक तरह से कमा रही हैं। जो आंकड़े हैं बताते हैं कि करीब $10 बिलियन की कमाई पिछले साल ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने कमाया। बहुत सारी कंपनियां हैं जिसमें 1xBet, राजाबेट और परी मैच, इस तरह की कई सारी कंपनियां हैं। इन पर नकेल कसने की इस बार पूरी तैयारी है। इसके अलावा पिछले जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो 28% डोमेस्टिक ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर जीएसटी तय हुआ था, उसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस आ सकते हैं। उसमें यह बताया जा सकता है कि जो फेस वैल्यू है वो उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, या फिर कोई विनिंग अमाउंट है उसको बार बार अगर उस वेट में अगर कोई डाल रहा है तो क्या उस पर बार बार जीएसटी लगेगी। इस तरह के कुछ क्लैरिफिकेशन इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में देखने को मिल सकते हैं। तो कल जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होने जा रही है, पूरा फोकस विदेशी ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर रहेगा। शुक्रिया आलोक। और बिहार में जाति आधारित सर्वे पर लगी रोक हट गई है और आज पटना हाईकोर्ट ने सर्वे को चुनौती देने वाली सारी याचिकाएं खारिज कर दी है। सर्वे के अलग अलग पहलुओं को चुनौती देते हुए 5 याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई की। 4 मई को हाईकोर्ट ने सर्वे पर अंतरिम रोक लगाई थी। कोर्ट ने कहा था कि पहली नज़र में यह सर्वे जनगणना की तरह लगता है और जनगणना करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है। कोर्ट ने सर्वे का डेटा राजनीतिक पार्टियों को दिए जाने की मंशा को भी चिंताजनक बताया था और सर्वे के डेटा को सुरक्षित रखने को कहा था। आपको बता दें कि 2 चरणों का जाति आधारित सर्वे 7 जनवरी को शुरू हुआ था। पहला चरण 21 जनवरी को पूरा भी हो चुका है और दूसरा चरण 15 अप्रैल को शुरू हुआ, जिसे मई के अंत तक पूरा होना था, लेकिन 4 मई को कोर्ट के आदेश से इस पर रोक लग गई थी। देखिए, एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला आया है और जो महागठबंधन सरकार का जो निर्णय था उस पर हाईकोर्ट ने जो है मोहर लगाने का काम किया है। काफ़ी स्वागतपूर्ण ये फैसला हाईकोर्ट उच्च न्यायालय ने देने का काम किया है। और जो हम लोगों की लड़ाई थी, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो अंतिम पैदान पे खड़ा समाज है, उसको मुख्य धारा में लाने की, तो जब कास्ट बेस्ड सर्वे होगा, जातीय आधारित गणना, क्योंकि जातीय जनगणना का अधिकार जो है केंद्र सरकार को है, लेकिन यहाँ जो सर्वे कराया जा रहा था
उस आधार पे स्थिति जो है स्पष्ट होगी, सबको पता चलेगा कि कौन सी जाति में कितने लोग जो हैं गरीब हैं, और उसी हिसाब से जो सरकार जो है योजनाएं बनाने का काम करेगी और उन तक लाभ पहुंचाने का काम करेगी। चंद्रयान 3 को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। चंद्रयान 3 ने आधी रात करीब 12:15 पर धरती के आसपास अपनी कक्षाओं को छोड़कर और चंद्रमा की ओर रुख किया है। अगला स्टेशन मून है। अब 5 अगस्त को इंतजार है जब चंद्रयान चांद की कक्षा पर पहुंचेगा, क्योंकि चांद की कक्षा तक पहुंचने में चंद्रयान 3 को लगभग 6 दिन का वक्त लगेगा। ये जानकारी इसरो ने ट्विटर पर दी है। इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 इसी 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।